कहाँ हो बबुआ? पहला पार्ट देख लिए, दूसरा पार्ट देखने आए हो? अरे जरूर देखो और देखकर पूरा हमें बताओ कि कैसा लगा तुम्हें पहला और दूसरा दोनों, और पूरा देखना। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, वॉच द होल वीडियो एंड लेट अस नो व्हाट डू यू फील अबाउट इट। Rahul ji, in fact, I will say you, Russia has not even utilized its 10% of the force. ओह गॉड। आप सोच लीजिए, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो मिसाइल्स है, टोपल ऑफ मिसाइल्स आप गूगल करिए, it is one of the most strongest missiles in the world. It can flatten the entire city. Nuclear तो bomb फिर के ये लिए। हीरो क्यों बना रहे जेलेंस्की को? हम्म। ये हीरो बना किस बात पे रहे? अगर आपको मारने के लिए भी बंदा सही से नहीं आया अपने पूरे आर्म्स के साथ, तो फिर हीरो क्यों बना हुआ है ये ज़ेलेंस्की? देखिए क्यों इसको ऐसा लगता है कि सिविलियंस को मार ऐसे हथियार देखिए देके? देखिए क्या हो रहा है, he has been portrayed as a messiah. हुँ, He wants to fight the American propaganda warfare also. तो क्या होता है, फर्स्ट में यदि उसको इतना डिमोनाइज किया जाएगा कि पुतिन ऐसे हैं वैसे हैं, बट हुँ, जैसे प्रोट्रैक्टेड बैटल होता गया और जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया गया और वैसा निकला नहीं, तो वो ये उसकी गुडविल बन जाएगी। पुतिन नोज दैट वेरी वेल। तो ये हुँ, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चलेगा, उतना ही रशिया का नैरेटिव ज्यादा बनेगा। सो मेरा ये मानना है कि इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय पुतिन टू एंश्योर दैट कि चलो धीरे धीरे चलता है, ताकि वी विल नॉट हैव एनी सिविलियन कैजुअलिटीज आल्सो। जो बदनामी किया है उसको नाम में बदली कर देंगे। सो आई एम हुँ, टेलिंग ही इज द पर्सन विद ही इज अ केजीबी ऑपरेटिव। इसका स्पाइक क्राफ्ट है, इसका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, इट इज वे बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। और ही हुँ, इज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनारियोस। अगर ये होता है तो क्या स्टेप्स लेना है, उसकी पूरी तैयारी करके रखें। हुँ। अच्छा सर, अब हमने वॉर को खंगाल लिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सैंक्शंस पे आते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बाइडेन की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, रात को 12 बजे देख रहा था मैं। सवा 12 1 के आसपास कुछ था टाइमिंग। और वो आके बोलते हैं कि अब रशिया चढ़ गया है यूक्रेन पे, और अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएँगे। नेटो से हमारा आदमी नहीं जाएगा, कोई भी एक भी बंदा उतरेगा नहीं, लेकिन सैंक्शंस लगाएँगे। 3 बार मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, 3 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तीनों में आके उन्होंने बोला है सैंक्शंस, सैंक्शंस एंड सैंक्शंस। तो अब आप सैंक्शंस पे बताइए सर, क्या है ये सैंक्शंस? लेकिन कुछ बैंक्स, रशियन ओलिगार्क्स, उन लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाया है, एंड बेसिकली अमेरिकन कंपनीज विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट इन रशिया। ये नुकसान हुँ, किसका है? इफ आपकी अगर दुकानदारी है और आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके अगर आप नहीं ट्रेड करोगे तो नुकसान किसको है? तो ये कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट, सेकेंड, हुँ, अमेरिका इज इम्पोर्टिंग अराउंड 600,000 barrels of oil, crude oil from हुँ, Russia. America is importing uranium from Russia. The energy sector of America is also dependent on Russia. Apart from Europe, Europe में around 40% of the energy needs is met by Russia. So वॉव! sanctions, 40% दैट्स अ वेरी बिग नंबर, वेरी yes, बिग नंबर। यूरोप का तो छोड़िए, अमेरिका इज ऑल्सो डिपेंडेंट, एंड इन हुँ, स्पाइट ऑफ दैट अमेरिका हैज नॉट सैंक्शन द रशियन एनर्जी सेक्टर। और इसके बाद क्यों नहीं किया? क्योंकि दे डू नॉट वांट द व्हाट यू से प्राइसेस टू जैक अप। अमेरिका में इन्फ्लेशन 7.5% हो गया, जो सबसे हाईएस्ट है। तो दिस हुँ, टाइम में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इट विल बी उस जो बाइडेन की रेटिंग जो ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है और नीचे गिर जाएगी। तो ही डज नॉट वांट टू हैव एन एडवर्स रेटिंग। सो ये डुप्लीसिटी है अमेरिका की। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑयल उनका $69 में बिक रहा था, आज 113 $115 हो गया। तो किसको फायदा हुआ बताइए इस वॉर से? तो ये लगता है कि कभी कि बाइडेन एंड पुतिन का ये स्टेट मैनेज ड्रामा है। नहीं तो व्हाट एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं क्या करूंगा? आई विल आस्क सऊदी अरेबिया टू किक आउट रशिया फ्रॉम द ओपेक प्लस। और बाद में हुँ। बोलूंगा आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि नीचे प्राइस नीचे जाए। वो तो हो नहीं रहा है, ऊपर से और बढ़ रहा है। सो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये क्लेम है, मेरा मानना है। अगर बहुत उसके अंदर हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, बट जो भी ये डिसीजन बाइडेन ले रहा है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग रशिया। एंड पर रिगार्डिंग सर इसमें अमेरिका का फ़ायदा क्या होगा? लेकिन अगर जी, वन मोर थिंग, जैसे श्योर। रशिया, जब बाइडेन आए थे फर्स्ट डे ऑफ द प्रेसिडेंसी,
उन्होंने क्या किया था, जो फेडरल लैंड में अमेरिका में फ्रैक्चरिंग होती है, उसका रिजर्व उन्होंने वो क्या किया, उसका डिस्कवरी बंद कर दिया। मतलब आप और ऑयल नहीं निकाल सकते ऑयल फील्ड से। वन, उधर एक बड़ा पाइपलाइन था, कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन, वो पाइपलाइन आने से भी रेट्स नीचे आते, तो उन्होंने बोला उसको भी बंद करवा दिया। ऑल दिस डिसीजंस आर कीपिंग द क्रूड प्राइसेस हाई, सो इट इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द रशियन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी को फर्क तो पड़ता है, अमेरिकन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन है, बट दिस थिंग्स एक्चुअली बेनिफिट्स रशियन इकोनॉमी मोर देन द अमेरिकन इकोनॉमी। और रशिया ने किया, और अमेरिका ने क्या किया, रशिया को उन्होंने स्विफ्ट बैंकिंग से हटा दिया है। आज अच्छा, तो डिसीजन हो गया, आज हटा दिया गया जिनको स्विफ्ट से भी। स्विफ्ट में उनके 4-5 बैंक्स को तो हटा दिया ना उनको। दे कैनॉट, यू कैनॉट ट्रांसफर फंड्स इनटू दैट, यू कैनॉट डू ट्रेडिंग, बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट, एक्सपोर्ट गारंटी, वो सब नहीं मिलेगा अभी। ओके, सब मतलब एक 4 to 5 बैंक्स तो उन्होंने नहीं किया है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया ने अपना खुद का बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क बना लिया है, एसपीएफएस, और चाइना ने अच्छा। भी अपना खुद का बना लिया है, सीआईपीएस, क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। ये एसपीएफ रशिया और सीआईपीएस ऑफ चाइना अभी आपस में इंटरग्रेट हो रहे हैं। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले इंडिया ने 2 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल खरीदा है, एंड उसका पेमेंट इंडिया करेगा उसके रूपी में। तो रूपी रूबल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मैकेनिज्म में ये उसको दिया अच्छा, जाएगा। डॉलर्स में नहीं होगा ट्रांजैक्शन। डॉलर की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजैक्शन फी वाओ। देने की जरूरत नहीं है। तो ये हुँ, सैंक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत फर्क पक्का पड़ रहा है, डॉलर की, रूबल की वैल्यू नीचे गिर रही है, बट ऑल हुँ, ऑन द कोर अगर देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम रशियन ओलिगार्क और कुछ इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, किसी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि रशिया का अगर डेब्ट टू जीडीपी आप देखोगे तो 18% या 19% है, 19%, और अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी 130% है, इंडिया का 90। 130%, ओह गॉड! यस, उनका इकोनॉमी है $22 ट्रिलियन और उनका डेट है $28 ट्रिलियन। तो आप सोच हुँ, लीजिए किसकी इकोनॉमी खराब ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी की बात इसके लिए चलती है कि डॉलर है रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अभी आप ये जी। सोचे क्या है। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ पे लेकिन जो उनके बड़े बैंक्स हैं ना, उनके फंड्स को तो भी सीज़ कर दिया जा रहा है। ओलिगार्क्स के, बैंक्स के, इनके फंड्स को अगर ये फ्रीज़ कर देंगे जो पड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लो होना चाहिए इकोनॉमी लेवल पे रशिया के लिए। तो इसको कैसे टैकल करेगा रशिया? देखिए, मैंने आपको यही बोला था कि जो भी अभी एफएक्स आया है, इट विल बी कमिंग ऑन रशियन ओलिगार्क्स। ओके, उनके हुँ, एसेट को प्रॉब्लम होगा, पर जनरल रशियन पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, रशियन स्टेट एंटिटीज को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उनके पैसे आ रहे हैं। ओलिगार्क्स के ऐसे भी जाने थे, वैसे भी वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग, रशिया में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क भी है, तो ये सब काम वो लोग वो कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा भी दिया है, तो रशियन पॉपुलेशन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना ये ओलिगार्क्स को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और मीडिया क्या है, जब भी ओलिगार्क्स को फर्क पड़ता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि उनको वही हुँ, ओलिगार्क्स से पैसे भी मिलते हैं ना। दे एक्ट एज अ व्हाट यू से, दे डोंट डू द व्हाट यू से सेंसिबल रिपोर्टिंग, वो बायस रिपोर्टिंग करते हैं, बढ़ा चढ़ा के उसको बताते हैं। ये तो है ख़ैर, ये तो आप मीडिया को भी जब देखोगे वो तो बँटा हुआ होता ही है, राइट, लेफ्ट, सेंटर हर जगह। हर एक का अपना, हर एक चैनल का अपना कोई बंदा होता ही है जिसको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब बीबीसी उठा लोगे तो ज़ेलेंस्की हीरो है, फॉक्स उठाओगे तो बाइडेन बेवकूफ़ है ना? तो ये तो ख़ैर चलता ही आ रहा है। लेकिन सर बड़ी बात समझने की यहाँ पे ये है कि अगर जब अपना पेमेंट सिस्टम इन्होंने बना रखा है ना? और प्राइसेज़ ऊपर जा रही है तो इनको ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ा इनका दोगलापन जो आपने उठाया और बताया कि इन्होंने ऑयल और एनर्जी को तो छुआ ही नहीं है, उसमें तो सैंक्शन किया ही नहीं है। जब आपको सिर्फ 40 टू 60% बिज़नेस यूरोप का, है ना? मतलब एनर्जी लेवल पे 40 टू 60% सप्लाई एनर्जी का रशिया कर रहा है। तो कितना बड़ा बिज़नेस है वो। और अगर आप उसी को सैंक्शन नहीं कर रहे हो, तो कर किसको रहे हो सैंक्शन? और क्या इस ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में रशिया को अलग-थलग करना, जो जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि हमने यूएन से तुमको हटा दिया है, यहाँ से अलग कर दिया, वहाँ से ओलंपिक्स नहीं खिलवाएँगे, जूडो में तुम ऐसे हो गए, फुटबॉल में मना कर दिया है। तो आर दीज़ समथिंग इन रियल और जस्ट होक्स? देखिए, ये सब क्या है, देखिए, आई टेल यू वन थिंग, जो नेटो का जो इकोनॉमी जो बोलते हैं ना, इट इज वर्थ टू बी अराउंड $60 ट्रिलियन। ओके, इट इज वॉव! 50 to 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। बाप रे! बट द वर्ल्ड ट्रेड इज जस्ट नॉट नेटो। आज रशिया हुँ, का ज्यादातर ट्रेड लिंक्स है विद अफ्रीकन कंट्रीज, विद चाइना, विद इंडिया। चाइना के साथ उन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर दी है। लास्ट टाइम
लास्ट ईयर चाइना के साथ उनका ट्रेड 35% बढ़ के $147 बिलियन हो गया था। इंडिया का ट्रेड उनका जो लास्ट ईयर $9 बिलियन था, अभी $11 बिलियन हो गया है। ओके, इंडिया और रशिया का जितना भी अभी ट्रेड हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इट इज हैपनिंग विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। और रशिया की इकोनॉमिक साइज भी $1.8 ट्रिलियन है और इंडिया का डॉलर है, तो $1.8 ट्रिलियन की साइज के हिसाब से उनका जो ट्रेड पार्टनरशिप है, उनमें उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सैंक्शंस में अगर मैंने आपको यही पूछा है, अगर आप कंपनी हो और आप एक पर्टिकुलर स्टेट में अपना माल नहीं बेच पा रहे, तो नुकसान किसको है, कंपनी को है या रशिया को है? ट्रू। और नहीं, बट अगर इन जनरल भी देखा जाए, नॉट इन जस्ट इन केस ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, बट अदर सैंक्शंस लाइक एयर स्पेस बंद कर देना, जैसे जर्मनी ने कर दिया, यूके ने कर दिया, अब तो अमेरिका ने भी कर दिया। तो ये सब से भी आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा रशिया को एयर स्पेस? और देखिए, रशिया का लैंड मास कितना बड़ा है वो देख लीजिए पहले। बहुत वन ऑफ द बड़ा है सर, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। बिगेस्ट अगर कंट्री इन द वर्ल्ड, यस। रशिया ने भी 36 कंट्रीज के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो उन सब कंट्री को अभी घूम के जाना पड़ेगा, तो किसको नुकसान ज्यादा है, कोलैटरल नुकसान किसको ज्यादा है, वो सोच लीजिए। ये छोटे कंट्रीज का क्या होगा सर? नेटो तो लगा दे रहा है सैंक्शंस अपने मन से, है ना? और ये रोमानिया का, हंगरी का, जो इनके पड़ोसी है, इनके बारे में सोच रहे हैं ये लोग? जो आप अगर पाकिस्तान हो, आप चाइना से लड़ने की सोच सकते हो? जो इतना बड़ा पावर है ना? आपके बिल्कुल बगल में है और आप बिल्कुल सैंक्शंस ठोक रहे हो, आप बोल रहे हो हंगरी हमारा, रोमानिया हमारा। बड़े-बड़े देश 5 होंगे, 6 होंगे नेटो में। बाकी ये जो छोटे-छोटे 25 देश है या 20 है, इनका क्या है सर? डू दे रियली एग्री विथ ऑल दीस पीपल विथ दिस सच सैंक्शंस? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इवन इन यू यूरोपियन यूनियन, दे डोंट वांट नेटो टू एग्जिस्ट, दे वांट नेटो टू एंड। फ्रांस का खुद का अ, फ्रांस का खुद का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और अभी लास्ट ईयर आपने देखा था, ऑकस डील हुआ था, जब जिसने अमेरिका ने फ्रांस से वो सबमरीन डील ले ली थी। जी, ओके, और यूएई को जो अमेरिका F-35 फाइटर्स बेच रहा था, उसको फ्रांस ने ले लिया। ठीक है, जी, तो फ्रांस इज ऑलरेडी अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू अमेरिका। अमेरिका। जर्मनी के पास खुद की डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है, इट वाज अ पैसिफिस्ट नेशन, तो अभी उन्होंने दे हैव कमिटेड $100 बिलियन और 100 बिलियन हुँ, यूरोस, और ये जो पैसा है, ये दिस विल गो टू द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आर्म्स लॉबी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वाओ! अमेरिका विल जर्मनी विल आल्सो टेक टाइम टू डेवलप इटसेल्फ। ओके, अभी एक और एक चीज जियोपॉलिटिकल एंगल है कि फ्रांस, जर्मन और रूस का हुँ, alliance, ये यस, अगर यस। तीनों रिलायंस एक साथ मिल जाए, तो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा, और उसके बाद अमेरिका और यूके का रिलेवेंस ही नहीं रहेगा। और जब आपके बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट्स डॉलर में नहीं होंगे, तो कोई हुँ, अमेरिका पूछने वाला भी नहीं है, उनके आर्म्स भी बिकेंगे नहीं, उनके डॉलर भी बिकेंगे नहीं, तो अमेरिका विल बी वर्ज ऑन द कोलैप्स। तो ये अमेरिका अपने आप को हुँ, बचाने के लिए ये सब कर रहा है, एंड इट इज ट्राइंग। और अमेरिका का सॉफ्ट पावर अक्रॉस नेटवर्क्स इतना बड़ा है कि उनकी कंट्री में, रेस्पेक्टिव कंट्रीज में, अगर अकल ओला शोल्स सोच भी ले कि करने का, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवरी कंट्री में अमेरिकन सिंपैथाइजर्स, अमेरिकन अपने सारे जितने भी लोग हैं, सब अमेरिकन डीप स्टेट इज एंट्रेंच्ड एवरीवेयर, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ आफ्टर दिस। हुँ। नहीं, ये तो ख़ैर पूरी दुनिया को दिख भी गया है। मतलब जिस हिसाब से अमेरिका का जो रहा है, या फिर पूरा वेस्ट का जो रहा है स्टैंड, कि लोग लिटरली मर रहे हैं, सिविलियंस की ये हालत है और आप सैंक्शंस का ढोंग रच रहे हो। ख़ैर ये तो अभी इस बात से भी पूरा क्लियर हो रहा है कि कैसे बस ये कैपिटलिज़्म वहाँ का जो है ना, उसके बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट को खुश करने का एक और शायद तरीका, अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के, अपने स्पेशली अमेरिका के वेपन इंडस्ट्री को बढ़ाने का एक तरीका है। सर अब आते हैं, फ़ोकस करते हैं इंडिया पे, क्योंकि जो इंडियंस की सिचुएशन है यूक्रेन में, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है, क्योंकि अभी हमने न्यूज़ सुना है कि 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मर गए हैं, वन वाज़ 21 ईयर्स ओल्ड, एंड दिस इज़ सो बैड टू हियर बिकॉज़ पीपल of a third country are getting killed because of 2 such irresponsible powers, or I can say 3 out of 2 which are very irresponsible. एंड दीज थ्री, उन तीनों की लड़ाई में एक बेचारा ऐसा देश फंस रहा है जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपका भविष्य है,
वो मर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या स्टैंड है सर, जो लोग मरे देखिए हैं यहाँ पे देखिए इंडियंस? I will be very candid to say that जो स्टूडेंट्स है they are themselves to blame for all these things. आज 2 महीने से रशियन मिलिट्री बिल्टअप हो रहा है, उनके मेडिकल यूनिट्स आ रहे हैं, द टाइप ऑफ बिल्टअप हो रहा है, गवर्नमेंट आपको कॉन्स्टेंटली बोल रही है यू लीव द कंट्री, इन स्पाइट ऑफ दैट इफ यू स्टे इन दैट कंट्री, और फिर बाद में ऐसा कुछ होता है, देन ऑल्सो इफ यू सी द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी रिस्पॉन्डेड वेरी फास्ट, अपने 4 मिनिस्टर भेज दिए हैं, जिसमें तो एक तो जनरल वीके सिंह है और एक जनरल ज्योतिरादित्य सिंधिया है, हम्म। फिर बाद में आई थिंक सो किरण रिजिजू है, और एक पेट्रोलियम मिनिस्टर, नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो ये इज एविएशन मिनिस्टर हाँ वही, अनुपुर something, yes, हाँ तो वो चारों ऑल ऑफ देम हैव गॉन इनटू डिफरेंट कंट्रीज एंड वहां पे पर्सनली ओवरसी कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, और अभी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया आ भी रहे हैं, और आगे भी ये चलता रहेगा, ये ऑपरेशन गंगा के नाम से 1 मंथ का ये और 20-25 दिन लगा देंगे, दे हैव टोल्ड दैट नॉट अ सिंगल इंडियन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। आई डू बिलीव दैट 2 कैजुअलिटीज जो हुई है, आई रियली एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर दैट, बट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आगे से कि अगर ट्रैवल एडवाइजरी इट्स कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि कुछ चीजें उनको ज्यादा मालूम होता है, तो उसको सीरियसली ले, आप और मैं नहीं जानते होंगे, एंड जरूरी नहीं है कि सारी बातें पब्लिक में बताई जाए, आपको डायरेक्शंस फॉलो करना जरूरी है, अगर आप किस कंट्री में जाके अगर आप रहते हो, then you have to be in connect with the MEA of that country, और नहीं उसकी बट उस सर, सॉरी टू स्टॉप यू, बट सर एक चीज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 20,000 लोग थे, 16,000 लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मतलब ठीक है 4,000 तो वापस आ गए, 16,000 लोगों ने कैसे ऐसा सोचा है कि यार अभी नहीं जाना है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर 2 एडवाइजरीज आई थी, पहला एडवाइजरी वाज वेरी लीनियंट इन नेचर, दूसरा वाज ठीक है स्ट्रिक्ट इन नेचर, एक जो 1 हफ्ते पहले आ गई थी, ठीक है उस पे भी एक्शन लेके ज्यादा लोग शायद निकल गए, इसलिए 3-4 हजार जो भी थे, लेकिन जो 16,000 लोग गलत कैसे हो सकते हैं सर? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकमिंग रह गई है हमारे तरफ से भी? देखिए, आप और मैं, अगर इंडियन बॉर्डर पे अगर कुछ हो रहा है तो रिपोर्ट्स आएगी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, जैसे अभी आज भी अगर देखा जाए इंडियन बॉर्डर पे, दोनों इंडिया चाइना बॉर्डर पे 2.5 लाख ट्रूप्स खड़ी हुई है, आई टू आई, ओके, आज उधर खड़ी हुई, अगर बाई चांस समझो री जाते हैं, टैंक्स जाते हैं, और मेडिकल यूनिट्स जाते हैं, ब्लड सप्लाई जाते हैं, और इतनी बारी रोज प्रिपरेशन हो रही है, तो हम्म। आप राहुल राहुल भाई, आप खुद ही देखेंगे कि कुछ गड़बड़ है, आपका खुद का एक बोलते हैं ना कॉमन सेंस आप लगाएंगे, बोलेंगे नहीं वी हैव टू डू समथिंग, ठीक हम्म। है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सैनिटाइजेशन नहीं किया गया था इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हेन यू आर गोइंग टू द कंट्री यू नीड टू नो द हिस्ट्री, यू नीड टू नो द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन से एरियाज में जब सिचुएशन एस्केलेट होती है आपको कैसे बिहेव करना है, सारे वॉर सिनारियोस आपको कराना जरूरी है। तो ये चूक हुई है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारे ब्यूरोक्रेसी से भी, और ये स्टूडेंट से भी, तो ये प्रोसेस नहीं था, बट मेरे मुझे क्या लगता है इसके बाद ऐसा कुछ प्रोसेस आएगा जिसमें स्टूडेंट्स को सारे सिनारियोस उनको बताया जाएगा कि ईच एंड एवरी सिनारियो में आपको कैसे करना है, क्योंकि हम्म। 20,000 स्टूडेंट्स को लाके देन इट इज ऑलरेडी अ बर्डन ऑन आवर एक्सचेकर। अगर उनको पहले से ही अगर वी गिव देम द ट्रेनिंग एंड अदर थिंग्स, और वो प्रीएम्प्टिव एक्शंस ले लेते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना सर मेरा खुद का एक दोस्त यूक्रेन में था, और मेरी उससे बात हुई है शायद 17 फेब, एंड वहाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब बात हो रही थी तो आई एम सॉरी इफ यू आर लिसनिंग, लेकिन है। जब बात हो रही थी तो दे वर वेरी लीनियंट एट दैट टाइम, दे वर लाइक कि यार रशिया तो हमारा दोस्त है, हमें नहीं मारेगा, और भरोसा इतना है, और खैर अभी भी है जिस हिसाब से काम करी अपनी गवर्नमेंट, तो इतना भरोसा था इंडियन गवर्नमेंट पे कि यार ये तो हमें उड़ा के ले जाएंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन शायद हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 20,000 लोग मजाक नहीं है, और जब सिचुएशन इतनी खराब है, आपको दिख रहा है कि वॉर हो सकता है, वॉर वाले सिनेरियो है, तो इट्स रियली गुड कि आप वहां से निकलो, एंड लकीली वेरी फॉर्चुनेटली वो जिस दिन निकले हैं वहां से उसके नेक्स्ट डे वॉर शुरू हो गई। तो द डे ही लैंडेड इन इंडिया, दैट डे पुतिन लिटरली इन्वेडेड, देखिए, स्टार्टेड आप इन्वेडिंग।
I will congratulate your friend for taking timely action. उसको समझ में आया. The same thinking process should have been adopted by other students as well. तो मैंने आपको यही बोला है, सैनिटाइजेशन नहीं किया गया था, उनको बताया नहीं गया था कि डिफरेंट वॉर सिनेरियोस ऐसे हो रहे हैं. जो मुझे जो सुनने में आया है कि मोस्टली जो यूक्रेन में जो लोग जाते हैं, दे गो वाया सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इन इंडिया, and they are not qualified enough to sanitize the students about the culture and how to behave, etiquettes, और वो सब मतलब preliminary data देते हैं. They don't give them the travel advisory and other things. So इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स जाएं, they should do their own research also. आज गूगल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ आप देख सकते हैं, तो why not इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा. बट हाँ, एक चीज अच्छा है कि आगे से जाने के बाद एवरी स्टूडेंट विल नाउ बी कनेक्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उनकी एडवाइजरी वार्निंग भी लेगा. एंड MEA भी खुद, आई फील दैट दे विल आल्सो बहुत एडवांस में ये सब वार्निंग दे देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हमको इतना बड़ा रेस्क्यू मिशन कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. पार्ट 2 ऑफ द सेम एपिसोड में सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड में भी कि आपने बताया कि सैनिटेशन की कमी रह गई और उनको अच्छे से इन्फॉर्म नहीं किया गया. मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूँगा कि इनफैक्ट यूक्रेनियंस ने बहुत गलत किया है, क्योंकि जब मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी ना, तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि यार हमें क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि हमें ऑनलाइन आना है, ऑफलाइन आना है. अगर आपके कॉलेज, आपके एक बड़ा तबका है बच्चों का जो यूनिवर्सिटीज़ से ये कंप्लेन कर रहा था उस टाइम पे कि हमें बता दो, हमें निकलना है यहाँ से. लेकिन वहाँ के टीचर्स का ऐसा रवैया था कि आपको रोका जा रहा था. और इससे मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा सर कि अभी एट प्रेज़ेंट जो रवैया है, क्योंकि इंडिया अब्सटेन कर रहा है, हम सबको पता है, यूएनएससी में वोट करने से. और अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ मारा जा रहा है ना? ट्रेन्स में, बसेस में बैठने नहीं दिया जा रहा. ट्रेन्स में जो चल रही है उनमें जस्ट बिकॉज़ दे बिलॉन्ग टू इंडिया, they are being harassed. So even though our government is doing so much, लेकिन जहाँ ग्राउंड पे अगर आपको सपोर्ट ऐसा ना मिले, ऐसा रेसिज्म हो, तो आपको क्या लगता है फिर आप कभी ऐसे कंट्री को सपोर्ट करोगे? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये एक पेंट अप बिल्ट अप एंगर है, क्योंकि यूक्रेन वाज कंसीडरिंग इंडिया टू सपोर्ट देम, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेसी है. दे वांटेड इंडिया टू सपोर्ट देम, और जब उनको लगा कि इंडिया इज अब्सटेनिंग, तो दे माइट हैव फेल्ट लाइक अ बिट्रेयल. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड देयर. ओके. और उधर ऐसा था कि दे हैड टू रिलीज देयर इमोशंस समवेयर. तो एक बार हुआ जरूर है, वो मेरे ख्याल से एक ही दिन हुआ है. उसके बाद सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है. हमारे प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से बात की है. उसके बाद हमारे मिनिस्टर्स भी उधर पहुंच गए हैं. हमारे ऑफिशियल्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं. एंड रिगार्डिंग आप जो बता रहे हैं कॉलेजेस ऑफ यूक्रेन, उन्होंने प्रॉपर एडवाइजरी नहीं दी स्टूडेंट्स को कि आपको ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन आना है. ऑफलाइन अगर ऑनलाइन कर देते तो ये लोग पहले से ही निकल जाते. बट ये क्यों नहीं किया गया है, दैट थिंग्स हैज टू बी आस्क्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द यूक्रेनियन अथॉरिटीज. और मैं यही बता रहा था कि आगे से आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप दाखिला ही मत लीजिए ना, जिसमें आपको होस्टेज जैसा सिचुएशन बन जाए. यू हैव टू डू द ड्यू डिलिजेंस. मेरा यही मानना है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाने से पहले यू जस्ट चेक आउट विद द स्टूडेंट्स कि कैसा है इंस्टीट्यूट एंड अदर थिंग्स. बहुत आपको डिटेल मिल जाएंगे. और जितने भी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स है, आई विल होल्ड देम रिस्पांसिबल फॉर नॉट सजेस्टिंग गुड इंस्टीट्यूट्स. जी, जी. लेकिन ख़ैर सर, ये अभी रुका नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में आ रहे थे अलग-अलग चैनल्स पे, और बता रहे थे कि कैसे अभी भी प्रताड़ना हो रही है उनके साथ. इनफैक्ट इवन दो हमारी गवर्नमेंट जबकि बहुत ज़ोर-शोर से लगी हुई है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 20,000 लोग हैं यार, उसमें से 500 लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ घटना हो रहा है, तो वो अ, अनफॉर्च्यूनेट है. लेकिन हमें स्केल को भी समझना पड़ेगा कि यार 15,000 लोगों को एक साथ इवैक्यूएट करने की कोशिश करना, सबको सिक्योर करना इज़ नॉट दैट ईज़ी, एंड आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू देखिए, गेट सिक्योर प्रधानमंत्री देम. ने ज़ेलेंस्की से बात की है. एक जी. एक हेड ऑफ स्टेट ने सेकंड ऑफ द स्टेट से बात की है. अब वो हेड ऑफ स्टेट इन हिज ओन कंट्री इज इनइफेक्टिव.
ट्रू। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसकी बात कैसे सुनेंगी, या उधर कौन सा उधर कम्युनिकेशन जा रहा होगा। तो आपको वो ओवरऑल सिचुएशन ऑफ केओस समझना चाहिए। अगर आप इंडिया बिल्कुल। में अगर कुछ होता है, अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट मोदी जी से बात कर ले, तो इमीडिएट एक्शन होगा, बंद हो जाएगा। We have to see the chaos which is happening in Ukraine right now. But हाँ, इंटरनेशनल लाइमलाइट भी मिला है इसको, वो बहुत बड़ा कंडेमनेशन भी हुआ है। और दिस इज नॉट यस। अ गुड, दिस इज नॉट अ गुड व्हाट यू से न्यूज़ फॉर यूक्रेन, क्योंकि उनको नियो नाजी भी बोला जा रहा है आफ्टर दिस इंसिडेंट एंड अदर थिंग्स, जो रेसिज्म इन्होंने किया है। तो ये जो बिहेवियर है, भले ही अभी कंडेम नहीं हो रहा है, बट इट रिमेन्स इन द माइंड ऑफ द पीपल, और एग्जैक्टली। आगे इसका इफेक्ट पक्का आएगा। बिल्कुल, बहुत। और मतलब हम भी यार एज़ एन इंडियंस सोचेंगे ना अगली बार जाने से पहले कि क्या किया है आपने हमारे साथ। ख़ैर मूविंग ऑन, यूएन पे आते हैं सर, है ना? रादर यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे आते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये इतना बड़ा ढकोसला लगता है क्योंकि अगर अगर आपके खिलाफ प्रोपोज़िशन है ना? और आपको ही वीटो करने की ऑप्शन दिया जाए, आप ही अगर वीटो कर रहे हो उसको, तो इसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? अगर रशिया के खिलाफ, रशिया इज़ द एट प्रेज़ेंट this month Russia is the head of UNSC, right? They are the ones who are heading the chair, और वो ही वीटो कर रहा है मैं अपने खिलाफ आए रेजोल्यूशन पे। ये तो यही बात हो गई, आई एम द जज ऑफ माय ओन केस। तो यूएनएससी पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, वो मैं बोलता हूँ, अभी अमेरिका ने भी ऐसे ही किया था, दे बिकेम द जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। मतलब हुँ, सब चीज़ हमारी ओर से ही चलेगी। जब उन्होंने लिबिया, इराक और बहुत सारे कंट्रीज़ पे उन्होंने इन्वेड करके, ये जो वो लिबरेशन बोलते हैं, सिमिलर चीज़ हुँ, चाइना ने भी किया था। जब वो हांगकांग के ऊपर अभी उधर दे आर ट्राइंग टू डू इट, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रशिया इज़ आल्सो यूजिंग द सेम थिंग। अगर आप हुँ, देखा जाए तो वर्ल्ड में 3 बुलीज़ हैं। वन इज़ अमेरिका, सेकंड वन इज़ रशिया, थर्ड वन इज़ चाइना। अगर आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, यू विल बिकम द सैटेलाइट स्टेट ऑफ एनी थ्री ऑफ दिस बिग पावर्स। हुँ। तो अच्छा सर, यूएनएससी का कोई एक, दिस इज़ मतलब ही जस्ट अ नहीं है। शोपीस ऑर्गनाइजेशन, इसका कोई हुँ, रेलेवेंस नहीं है। 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना था, 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। अब क्या है, अब नेक्स्ट टाइम बनेगा ये डेमोक्रेटिक नेशंस, ऑटोक्रेटिक नेशंस, बस। ओह गॉड! जी, बिल्कुल। अच्छा मैं इसको आगे ले जाते हुए यूएनएससी के टॉपिक पे ये बात करना चाहता हूँ कि आप हमने सबने इंडिया का स्टांस देखा कि इंडिया कैसे एब्सटेन किए जा रहा है ना? ना वो रशिया को अपनी तरफ रशिया का साइड ले रहा है, ना वो यूक्रेन का साइड ले रहा है एट प्रेज़ेंट। हालाँकि ये जानते हुए कि हमेशा से यूक्रेन ने कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साइड लिया। अगर व्यूअर्स आपको ये नहीं पता तो आपको ये जानना चाहिए कि यूक्रेन ने हमेशा प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स दिखाए और हमेशा से इंडिया के खिलाफ रहा है इन टर्म्स ऑफ कश्मीर। उसके बाद भी आपको क्या लगता है सर, इंडिया का जो स्टैंस है वो क्यों नहीं खुल के एक साइड को बैक कर पा रहा है? और क्या उसका खुल के एक साइड को बैक करना सही है? व्हाई शुड इंडिया पुट इट्स नोज इन सम अदर्स पर्सन इन इश्यूज? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? वी आर हैविंग अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद रशिया, सिक्योरिटी रिलेशंस जो है चल ही रहा है। हमारे 60% मिलिट्री हार्डवेयर उनसे आ रहा है, ठीक है? रशिया को भी मालूम है कि ये चीज़ है कि इंडिया एक्सटेंड करेगा तो सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, ओके? तो उसके लिए रशिया कंसीडर दैट एज़ अ विन। और यूक्रेन हुँ, को भी, व्हाई शुड वी सपोर्ट इवन यूक्रेन? हमें तो एक ही चीज़ है कि ये आप ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करिए, एंड यूक्रेन को बोलिए कि यू बेटर बिकम ईयू एंड एक्सेप्ट रशिया का जो भी आप प्रपोज़ल है एक्सेप्ट करके डी-एस्केलेट करिए। दिस इज़ ये स्टैंड बहुत ही सही है। हमको साइड हुँ, लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो स्टैंड इंडिया ने लिया है, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन वही। रेस। और उसको अगर हम इनडिसिसिवनेस बोलेंगे या बोलेंगे, तो जो भी ये बात कर रहा है, इट इज़ फॉर देयर ओन पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। इनको तो ये हुँ, पहले पूछना चाहिए कि अमेरिका व्हिच हैज़ कमिटेड सपोर्ट टू यूक्रेन, व्हाई इज़ दे आर नॉट सेंडिंग देयर ओन सोल्जर्स ट्रू। इंटू द वॉर? When ऑन द your कॉन own friends are not coming up for you and they are just giving you sanctions in the name of like they are doing a lot for you. So I feel what you are saying is very correct that we don't have to pick a side.
व्हाई शुड वी पिक अ साइड? अगर हम लोग रशिया से का साइड ले लेंगे तो वो ह्यूमैनिटी लेवल पे लगेगा लोगों को, और ये वेस्टर्न कंट्रीज को बुरा लग जाएगा, है ना? जबकि आज हमारे साथ रिलेशंस अच्छे हैं अमेरिका के, और अगर हम वेस्ट का ले लेंगे तो पड़ोसी से लड़ लेंगे अपने। See, the only हमारे एक country अच्छे which एलाइज is है। see the only country which is having a good relations with Russia and America is India. हम्म, आज ऐसा है कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक मतलब नेटो के अंदर स्ट्रेटेजिक नेटो एलाई तो नहीं मानते, पर जिस हिसाब से हमने अमेरिका के साथ बेका कॉम के साथ लेमोवा जैसे एग्रीमेंट्स किए हैं, और उसके हम्म, बाद न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी 10 साल पहले किए हैं, और अमेरिका के साथ हम डिफेंस डील्स भी ले रहे हैं। आज कम से कम 8 to 9% ऑफ अमेरिकन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूट 9% ऑफ आवर डिफेंस डील्स। तो ये बहुत बड़ी हम्म, बात है। अमेरिका नोज दैट इंडिया इज द मार्केट फर्स्ट। सेकेंड, आई डू बिलीव दैट हमें बाय बीइंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर वी गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। हमें रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम भी मिल जाता है, अमेरिकन सपोर्ट भी मिल जाता है। चलो, अमेरिका को ओवर्ट सपोर्ट नहीं मिला, जो भी मिला इट इज गुड, हम्म। and we are and we became the and we are playing the role of the kingmaker. इंडिया एटलीस्ट करेगा, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अब। इंडिया हम्म, अपने हिसाब से करेगा। इंडिया विल हम्म। नॉट सपोर्ट एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज इंटरेस्ट। नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है। वेरी ट्रू। और जैसा कि आपने सर ये बात बहुत अच्छी बोली, मैं जयशंकर जी का एक पुराना, कुछ एक हफ्ते पुराना इंटरव्यू भी देख रहा था, जहाँ उनको ये बहुत इंटेंशनली पूछा गया बाय द होस्ट और द इंटरव्यूअर कि आप वेस्ट का, उस समय लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो आप ये बोला जा रहा था कि आप वेस्ट की तरफ यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, है ना? तो उनका बहुत क्लियर कट आंसर ये था कि देखो 2009 के बाद से आज तक एक भी बार अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में या एशिया के इस रीजन में कभी भी अपना शार्प डिसीजन नहीं रखा है। दे हैवंट टेकन अ प्रॉपर स्टैंड विद अस, दे नेवर स्टूड विद अस। तो एक्सपेक्टिंग अस टू हैव अ स्टैंड और हैव अ शार्प स्टैंड, यू नो, इट्स नॉट करेक्ट। सो आई टोटली बिलीव कि आप जो कह रहे हो। देखिए, वन uh, मोर थिंग, ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में पाया गया, उसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सैंक्शन नहीं किया है, उसके बाद भी उसको एड दिया गया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स क्यों अमेरिका किया है? क्योंकि उनका ये 4 डिकेड्स लॉन्ग मिलिट्री पार्टनरशिप रह चुका है 1979 से। तो कुछ उनके भी बोलते हैं कंपल्शंस होता है, तो हमको बिल्कुल। वो कंपल्शन हम समझ रहे हैं, वैसे आप भी समझ, सिंपल सा बात है। हाँ, एकदम सही बात है। और लेकिन सर क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे एब्सटेन करने से कहीं न कहीं वेस्ट नाराज़ तो हो ही चुका है हमसे, कि यार ये तो जाएगा उनके पाले में? देखिए, मैक्सिमम आई थिंक सो 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अमेरिका कैट्सा लगा देगा, अगर कैट्सा हुँ, लगाएगा तो अगर माल नहीं बेचा तो किसको नुकसान? 1। सेकंड, ट्रू। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा इंडियन आईटी सेक्टर पे। हुँ, वो H-1B वीजा को कर सकेगा, मैक्सिमम वही करेगा। कुछ फर्क आने का है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। इट विल बी अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द इंडियन आईटी सेक्टर, नथिंग और मोर अगर देन। सर और अगर सर वो हमें सैंक्शन करते हैं तो रशिया से फिर खरीद लेंगे ना वेपन, क्या जा रहा है हमारा? तो वो तो देखिए, उनको हम सैंक्शन हम करके सारे अपन। हम सारे इक्विपमेंट रशिया के ऊपर भी नहीं बिलीव कर सकते, हमें अमेरिका पे भी बिलीव नहीं कर सकते। जैसे हम अमेरिका से ले रहे हैं, वी आर बाइंग जी। ये यूएवी व्हीकल ले रहे हैं, ऑटोनोमस व्हीकल जो बोलते हैं ना, ड्रोन्स, ये सब हुँ, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। जी। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव। उनके प्रेडेटर हुँ, ड्रोन है, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, उनके ड्रोन ही मिसाइल छोड़ के आ जाएंगे। दिस इज द तो इंडिया नोस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और अगर हुँ, अमेरिका डिनाई करता है हमको टेक्नोलॉजी, तो हमारे बच्चे हैं आईआईटी में, आईआईएम में, डीआरडीओ में बना देंगे। बना देंगे, सही बात है। जैसे और हमने अच्छा है मार्स, ना, हमें वीज़ा मत दो यार, हमारे ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हम यहाँ रह के अपना काम करेंगे। देखिए अच्छा काम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत में। बहुत डीआरडीओ में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है उसमें। तो अगर अमेरिका नहीं देता है तो इमीडिएटली नहीं आएगा, 6 महीने बाद हम लोग ही खुद डेवलप कर लेंगे उसका प्रोटोटाइप, और अपना मेक इन इंडिया में बन जाएगा। तो सही। और ये जो एडवर्सिटी है एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। जी, बिल्कुल।
बहुत आपसे बात करके सर इस टॉपिक पे बहुत मज़ा आया और आई फ़ील व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा इस टॉपिक को, क्योंकि हमने इस टॉपिक को स्टार्टिंग से समझा, हिस्ट्री को भी जाना, सारे पार्टीज़ को समझा, अपने आप अपने फ़ायदे, अपने नुकसान भी समझे, उनके फ़ायदे, उनके नुकसान, उनके पर्सपेक्टिव भी समझे। तो मुझे लगता है कि आज का कन्वर्सेशन जो था आपके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा एंड आई लव्ड यू हियर एंड आई वुड लाइक टू And हैव the यू same, another time soon. So thank you so definitely. much for coming on the show. So thank you so much. Thank you, Rahul, for inviting me to the show. It was really very well to connect with the youth of the nation. और उनके भी एक पर्सपेक्टिव मिलते हैं and it's better to connect with them so that we all this is a learning, which is a mutually learning process. आप सबसे सब कुछ सीखते हो और ऑब्जर्विंग करके this is also basically I will say an exchange of ideas और एक कन्वर्सेशन में बोल सकता हूँ. You are being humble, very humble sir. Thank you. You are very qualified and I feel अगर आप ऐसा सोचते हो तो सर आप बहुत humble हो. तो I would literally I like to have you another time soon, sir. Definitely, I will be willing to come anytime for you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you.